सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कंपाइलर डिजाइन का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फेजेस ऑफ कंपाइलर देख लिए थे और कंपाइलर को जाना था कि कंपाइलर होता क्या है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इन तीनों में हमने अंतर भी देखा था। ठीक है, तो आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके पहले उसको देखें और उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जो टॉपिक उसमें नहीं बताए थे वो इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे जो हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ कंपाइलर, तो वहां पे दो चीज रह गई थी, एक तो सिंबल टेबल और एरर हैंडलर। तो सिंबल टेबल में हमने एक काम वहां पे छोड़ दिया था कि सिंबल टेबल में हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं बताई थी, सिंबल टेबल ऐसे की डेफिनेशन बोल दी थी इन दोनों की। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप नोट कर लेना कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द नेम ऑफ ऑल एंटिटीज इन ए स्ट्रक्चर फॉर्म और डिटरमाइन स्कोप ऑफ नेम। ठीक है, ठीक है। अब एरर हैंडलर को देखते हैं। डिटेक्ट ईच एरर, रिपोर्ट टू द यूजर एंड देन मेक सम रिकवरी स्ट्रेटजीज। ठीक है, जैसे सेमीकोलन। एरर हैंडलर क्या काम करता है कि यूजर को रिपोर्ट करता है कि क्या एरर डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, और उसको यूजर को बताता है जिससे कि यूजर उसको रिकवर कर सके। ठीक है, जैसे सेमीकोलन हम काफी बार भूल जाते हैं, तो सेमीकोलन को वो बता देता है कि भाई इस लाइन में तुमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो वो चेक करो। तो एरर हैंडलर का काम होता है। अब हम बढ़ते हैं आज से जो हमने टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है, सबसे पहला है बूटस्ट्रैपिंग। ये सिंपल सा टॉपिक है, एग्जाम में काफी बार आ जाता है और इसके साथ एक क्वेश्चन और अटैच होता है 5 नंबर में और 5 नंबर में इसके साथ ऐसे, या 10 नंबर में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ज्यादातर 5 नंबर में इसको तैयार करके चलें क्योंकि 5 नंबर में ये आएगा और 5 नंबर में क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन ऐड करके वो यूनिवर्सिटी पूछ लेगी। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको कि बूट स्ट्रैपिंग क्या होती है। डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज ए प्रोसेस टू क्रिएट न्यू कंपाइलर। एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जो न्यू कंपाइलर क्रिएट करता है। इट इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट क्रॉस कंपाइलर, और ये क्रॉस कंपाइलर को भी क्रिएट करने में यूज होता है। ठीक है, तो क्रॉस कंपाइलर क्या होता है उसको भी देखेंगे अभी आगे। पहले इसको देख लेते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर। इस लाइन को ध्यान करना है, मेन डेफिनेशन यही है इसकी कि बूटस्ट्रैपिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर। सेल्फ होस्टिंग कंपाइलर इज द टाइप ऑफ कंपाइलर इट्स ऑन सोर्स कोड। ठीक है, उसके बाद बूटस्ट्रैपिंग इज वाइडली यूज्ड टू द कंपाइल डेवलपमेंट। अब जनरली क्या होता है, जनरली एनी कंपाइलर इज रिप्रेजेंट थ्री लैंग्वेज। तीन हम इसके मेनली लेते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला है सोर्स लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज और इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको एक ही डायग्राम दिख रहा होगा, इसकी वजह से पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने लिया सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज जैसे हम लेते हैं कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज का कोड। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में वो लिखा हुआ है जावा में। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं उसको कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल वाला प्रोसेस हमारा क्या आता है, इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसके अंदर आता है। उसके बाद हम क्या प्रोड्यूस कर देते हैं इससे, कंपाइलर की मदद से टारगेट लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा प्रोसेस होता है। और इसका जो टी डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले आता है सोर्स लैंग्वेज, फिर इंप्लीमेंटेशन लैंग्वेज, उसके बाद आता है टारगेट लैंग्वेज। तो ये हमारा इस तरह से इसका कुछ टी डायग्राम होता है। तो बूटस्ट्रैपिंग यहीं पे फिनिश होती है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं क्रॉस कंपाइलर। तो क्रॉस कंपाइलर क्या है, सिंपली एक लाइन की डेफिनेशन आप याद कर लीजिए कि एक क्रॉस कंपाइलर रन ऑन वन मशीन, एक मशीन पे जो रन होता है, बट प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट कोड फॉर अनदर मशीन, और अनदर मशीन के लिए भी ये ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक मशीन M1 ली है। ठीक है, और इसके लिए ये M1 मशीन के लिए यहाँ पे कोड रन कर रहा है। ठीक है, तो वो कोड जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड है वो मशीन 2 पे भी, अनदर मशीन पे भी रन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्रॉस कंपाइलर का काम होता है, कंपाइलर कर सकता है। इट इज ए कंपाइलर व्हिच इज कैपेबल फॉर क्रिएटिंग एग्जीक्यूटेबल कोड व्हिच मे रन ऑन अनदर प्लेटफॉर्म, जो कि अनदर प्लेटफॉर्म पे भी रन हो सके। ऐसा एग्जीक्यूटेबल कोड ये क्रिएट करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, ऑल्सो एज वेल ऑन विच द कंपाइलर इज रनिंग। ठीक है, तो इतना सा इसका काम था। उसके बाद हम देखते हैं फाइनाइट सेट मशीन। अब फाइनाइट सेट मशीन क्या होती है, इसको आप सिंपल समझ सकते हैं कि ये फाइनाइट सेट मशीन ऑटोमेटा, फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं इसको, और स्टेट मशीन भी बोलते हैं। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑटोमेटा में जाना होगा। ठीक है, अब ऑटोमेटा में जाने के लिए हम देख लेते हैं कि भाई जो हमने ऑटोमेटा पढ़ा था तो अब तो हमारी याद कुछ रहा नहीं, तो थोड़ा सा उसका रिवीजन मार लेते हैं कि ऑटोमेटा में था क्या। तो सिंपली आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने आपके लिए ये भी लिख दिया, इसकी डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आ जाएगी कि ऑटोमेटा क्या है। ठीक है, तो सो आप थोड़ा सा ऑटोमेटा में देखते हैं। ऑटोमेटा में क्या है कि फाइनाइट ऑटोमेटा इज ए मॉडल दैट हैज ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। इसमें क्या होती थी, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट होती थी, एंड इट्स कंट्रोल मूव, ध्यान से देखना, इट्स कंट्रोल मूव फ्रॉम वन स्टेट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इनपुट्स। अब इसको देखेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन के तौर पे मैंने आपको बताई है। अब इसमें 5 टपल्स होते थे। ठीक है, अब इसको भी देखेंगे 5 टपल कौन कौन से होते थे और वो क्या काम करते थे। तो अब हम इसको जो क्लासिफाई करते हैं, तो फाइनाइट ऑटोमेटा को 2 टाइप में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट, और एक होता है विदाउट आउटपुट। तो विदाउट आउटपुट में कौन कौन से आते हैं, तो डीएफए आता था, एक एनएफए और एनएफए विद एप्सिलॉन। उसके बाद मोरे मशीन और मीले मशीन। ठीक है, तो ये कुछ हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता था इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करने के वे होते थे, एक तो मैथमेटिकल, एक टेबुलर और एक ग्राफिकल। ठीक है, मैथमेटिकल में ट्रांजिशन फंक्शन और मैपिंग फंक्शन यूज होता था, टेबुलर में ट्रांजिशन टेबल, ग्राफिकल में ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल यूज होती थी। ठीक है, इसको भी अभी देखेंगे। और इससे पहले आपको कुछ सिंपल टर्म जो पता होनी चाहिए वो थी कुछ इस तरीके से, जो ऑटोमेटा में सबसे पहले ही आपने पढ़ी होंगी कि सिंबल क्या होते थे, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, लैंग्वेज। तो आप यहाँ पे इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता तो इसको थोड़ा सा देख लेना एक बार। ठीक है, वरना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद आपको बस इतना जानना था जो कि मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि फाइनाइट ऑटोमेटा को हमने किस किस चीजों में क्लासिफाई किया है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं कि फाइनाइट स्टेट मशीन। ये कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये करता क्या है, तो क्या है, ये पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक सरल मशीन है। किसको, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए वह ऑटोमेटा जिसमें स्टेट की संख्या फाइनाइट होती है। इस लाइन को याद कर लो। ठीक है, जिसमें स्टेट की संख्या फाइनाइट होती है, फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 टपल होते हैं। सबसे पहला होता है, इसको बोलते हैं फाइनाइट स्टेट, इनपुट सिंबल, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और ट्रांजिशन फंक्शन। ठीक है, तो इसके 2 टाइप्स हम लेके चलते हैं जो एग्जाम में ज्यादातर पूछ जाते हैं। एक तो डीएफए और एनएफए। डीएफए को बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एनएफए को बोलते हैं नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, अब इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। अब थोड़ा सा इनको देख लेते हैं कि भाई डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है और नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या है। एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पे डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। थोड़ा सा रफ में लिख दिया था। ठीक है, लिखा तो मैंने फेयर पे भी था, वो पेपर ही मुझे नहीं मिल रहा अभी फिलहाल, लो मिल गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम देखते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि डीएफए रेफर ए यूनिकनेस ऑफ कंप्यूटेशन। ठीक है, ओनली वन ट्रांजिशन पॉसिबल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ऑन सेम इनपुट सिंबल। ठीक है, अभी इसको भी देखेंगे। उसके बाद डीएफए इज डिफाइंड बाय 5 टपल। इसमें 5 टपल होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा क्यू। क्यू क्या करता है, इट इज ए फाइनाइट एंड नॉन एम्पैथी सेट। ठीक है, उसके बाद आता है एप्सिलॉन, इट इज ए फाइनाइट एंड नॉन एम्पैथी सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट अल्फाबेट। ठीक है, उसके बाद
फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल ट्रांजिशन फंक्शन q इंटू एप्सिलॉन इज इक्वल टू q इनिशियल स्टेट बोलते हैं q नॉट को, फाइनल स्टेट बोलते हैं f को, ठीक है। तो यहाँ पे इसको डिनोटेट करते हैं इस तरीके से। अब हम देखते हैं NFA। NFA क्या है? NFA में होते हैं कि मोर देन वन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, एक से ज्यादा ट्रांजिशन इसमें पॉसिबल होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अनदर सेम इनपुट सिंबल। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें भी 5 टपल है, उसको भी देख लेते हैं। फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट सिंबल, ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। ट्रांजिशन फंक्शन इसका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, 2 की पावर q और इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट NFA हो गया, ठीक है। अब इसकी कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखिए इसका, मेनली आप इसका डिफरेंस इस तरीके से याद कर लीजिए, तो डिफरेंस है ये, आप इसकी डेफिनेशन और वहाँ पे अच्छे से बना के लिख पाओगे। टपल्स मैंने इसके आपको बताई थी, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ मैं DFA का, इससे ही NFA समझ आ जाएगा। अब DFA में क्या होता है कि वन ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, ठीक है। ओनली वन ट्रांजिशन आर पॉसिबल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वन ट्रांजिशन ही पॉसिबल हो रही है। यहाँ पे देखो एक ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है, एक यहाँ से Q नोट, यहाँ पे इनिशियल स्टेट लिया है हमने, है Q नोट, और उसके बाद ये गई यहाँ पे फाइनल स्टेट पे या फिर दूसरी स्टेट पे, तो यहाँ पे वन ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी गया वो दूसरी ट्रांजिशन से गया Q2 पर, तो यहाँ पे भी एक स्टेट ही पॉसिबल है, ठीक है। तो इस तरीके से। और NFA जो होता है, NFA में क्या होता है, NFA में एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल में दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक NFA का एग्जांपल है, यहाँ से एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है, ठीक है। इस तरीके से एक से ज्यादा ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, ठीक है। ये NFA का एग्जांपल है। अब यहाँ पे इसको डिटेल में थोड़े से आप ना प्रैक्टिस कर लेना DFA और NFA, उससे फायदा ही होगा। और DFA और NFA का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन में इसमें बता दूंगा कि DFA को कैसे मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो टेंशन मत लें, केवल इन दोनों को याद कर लें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, DFA और NFA, ठीक है। इसको पढ़ के जो जाना है, इसकी बिल्कुल भी मत करना, सोचना इसको, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया कि DFA क्या है, डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम पढ़ते हैं कि ओनली वन ट्रांजिशन आर पॉसिबल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। इसमें मोर देन वन ट्रांजिशन आर पॉसिबल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ट्रांजिशन फंक्शन ये है और उसका ट्रांजिशन फंक्शन ये है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि जो एप्सिलॉन है DFA, एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे एप्सिलॉन ट्रांजिशन इज पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद DFA कैन नॉट कन्वर्ट इनटू NFA, DFA NFA में कन्वर्ट नहीं हो सकता, NFA कैन बी कन्वर्टेड DFA, ठीक है। ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू डिजाइन होता है, और ये इजी टू डिजाइन होता है, ठीक है। ये इजी टू डिजाइन होता है NFA, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें कि DFA और NFA में क्या क्या डिफरेंस है, इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए पैटर्न दैट डिफाइन ए स्ट्रिंग, इट इज यूज्ड टू डिनोटेट रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन इज ए पैटर्न डिफाइन ए स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग को डिफाइन करता है। इट इज यूज्ड टू डिनोटेट रेगुलर लैंग्वेज, और रेगुलर लैंग्वेज को ये डिनोट करता है। मेथड टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज, एक ऐसा मेथड है जो लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। किस लैंग्वेज को? रेगुलर लैंग्वेज को, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है, वही लाइन अगले में मैंने पूरी डेफिनेशन ही लिख दी है कि द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा, जो फाइनाइट ऑटोमेटा लैंग्वेज एक्सेप्ट करता है, आर इजीली डिस्क्राइब बाय सिंपल एक्सप्रेशन कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे इसके 3 ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला यूनियन, कॉन्केटिनेशन और क्लीनिंग क्लोजर, ठीक है। इसको भी हम अभी देखेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना देख लें इसको। अब हम बढ़ते हैं आगे, इसके फीचर और रेगुलर एक्सप्रेशन के हम देख लेते हैं। फीचर ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ऑल द टर्मिनल्स या फिर कांस्टेंट या एम्पैथी स्ट्रिंग एंड नल सेट एंड रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। इफ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन, द R1 यूनियन R2, तो ये भी क्या होगी, एक रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट, एम्पैथी स्ट्रिंग, नल सेट, ये सब रेगुलर एक्सप्रेशन है, आ रही है। और यहाँ पे जब हम यूनियन करेंगे तो वहाँ पे भी रेगुलर एक्सप्रेशन होंगे। उसके बाद इफ R1 इज रेगुलर एक्सप्रेशन देन R का क्या है, क्लीनिक क्लोजर, ठीक है, क्लोजर बोल देते हैं इसको, इज ऑल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कुछ इसके सेट देख लेते हैं। रेगुलर सेट यूज टू R1 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। ए का सेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ए प्लस बी, ए कोमा बी हो जाएगा ये। उसके बाद ए भी है तो ए भी रहेगा। उसके बाद ए क्लोजर, यहाँ पे सबसे पहले नल से स्टार्ट होगा, और ए से जितने भी हमारे स्ट्रिंग बन सकते हैं वो यहाँ पे जनरेट करेगा। सबसे पहला ए 3 बार, ए फिर 4 बार, ए फिर 5 बार, ठीक है। तो ऐसे ये स्ट्रिंग चलती रहेगी। उसके बाद ए प्लस बी का क्लोजर, यहाँ पे ए कोमा बी का क्लोजर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये हमारे रेगुलर सेट से। यहाँ पे DFA और NFA बेस मैंने आपको कहा था कि न्यूमेरिकल में आपको करा दूंगा। तो न्यूमेरिकल छोटा सा इसको देख लें कि मिनिमाइजेशन ऑफ गिवन ऑटोमेटा, की मिनिमाइज करना है, ये गिवन हमारा ऑटोमेटा है। तो सबसे पहले हम कैसे इसको मिनिमाइज करते हैं, बहुत हल्का सा स्टेप है। आपने पहले पढ़ा है तो आपको ज्यादा दिक्कत इसको समझने में नहीं होगी, बस एक बार रिवाइज कर लें, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने एक ऑटोमेटा लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, और जहाँ पे एंड होती है डबल, यहाँ पे इस तरीके से हम कर देते हैं इसको बोलते हैं फाइनल स्टेट। यहाँ पे डी फाइनल स्टेट है, ई फाइनल स्टेट है और सी फाइनल स्टेट है, ठीक है। और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ऑटोमेटा, वहाँ उसको बोलते हैं इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सा था, ठीक है। तो अब स्टेप 1 में जब हमको कोई ऑटोमेटा गिवन होता है, स्टेप 1 में हम क्या चेक करते हैं, स्टेप 1 में चेक करते हैं इन द गिवन DFA वी आर द अनरीचेबल स्टेट्स टू रिमूव देम। हमको एक अनरीचेबल स्टेट अगर गिवन है ऑटोमेटा में तो उसको हम रिमूव करते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी अनरीचेबल स्टेट नहीं है, यहाँ पे अनरीचेबल स्टेट है नहीं, और हमने सपोज कीजिए जी अनरीचेबल स्टेट ली, मतलब अनरीचेबल स्टेट उसको बोलते हैं कि जब हम ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो ए से हम सभी पर इन पे जा सकते हैं, क्योंकि ए से हम बी पे जा सकते हैं, बी से सी पे, सी, ठीक है, और ए से डी पे जा सकते हैं, फिर बी से हम सी पे जा सकते हैं, ए पे जा सकते हैं, सी से एफ पे जा सकते हैं, ई पे जा सकते हैं, डी से एफ पे भी, ई पे भी। तो हम सभी स्टेट्स पे यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन हमको एक ऐसे स्टेट हो गिवन जिसमें हम जा नहीं सकते तो हम उसको अनरीचेबल स्टेट बोलेंगे। जैसे हमने जी लेट, हमने यहाँ पे सपोज किया कि जी हमारे पास, इस क्वेश्चन में है नहीं, फिर भी मैंने अनरीचेबल स्टेट समझने के लिए आपको लिया है कि जी हमने मान ली, तो जी यहाँ पे रीचेबल स्टेट नहीं है, क्योंकि ऐसे हम जी पे नहीं आ सकते, जी से एफ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रीचेबल स्टेट है, तो अगर हमको क्वेश्चन में गिवन होती है तो हम इसको रिमूव कर देते हैं फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। तो समझना, तो हमको गिवन है नहीं, इसको भी भूल जाओ। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। इसके ट्रांजिशन टेबल बनाएं, ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, सबसे पहले स्टेट होंगी हमारी कि कौन कौन से स्टेट हैं, तो सारे स्टेट लिख लेंगे। सबसे पहले ए बी सी डी ई एफ, छह की छह स्टेट हमने लिखी। उसके बाद इसमें हम देखते हैं 0 और 1 यूज हो रही है यहाँ पे, तो 0 लिखा 1 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इनसे चेक करेंगे कि 0 देखेंगे, ए से 0 हम किस पे जा रहे हैं, ए से 0 जा रहे हैं बी पे, तो बी आ जाएगा 1, ए से 1 पे जा रहे हैं डी, तो डी आएगा, ठीक है। फिर देखेंगे कि ए से, फिर देखेंगे बी से सी, बी से ए 1 पे जा रहे हैं सी पर, ठीक है। उसके बाद 0 पे कहाँ जा रहे हैं, बी से ए पर, तो ए आ गया। उसके बाद सी पे चेक करेंगे, सी पे चेक करेंगे, देखेंगे सी से 0 कहाँ पे जा रहे हैं, 0 जा रहे हैं ई पर, तो ई आ जाएगा। उसके बाद सी से 1 जा रहे हैं एफ पर, तो एफ आ जाएगा। उसके बाद डी देखेंगे, डी से 0 जा रहे हैं ई पर, ई आ जाएगा, डी से 1 जा रहे हैं एफ पर, ठीक है। उसी तरह से एफ से देखेंगे, एफ हमारा एफ से 0 भी खुद पे आ रहा है और 1 भी, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ किया इस ऑटोमेटा की। अब हम यहाँ करेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन, यहाँ पे देखेंगे इसका। सबसे पहले क्या किया था हमने, इसमें ही जो हमारी फाइनल स्टेट थी उनको यहाँ पे अलग कर दिया, और जो हमारी और अदर स्टेट थी उनको अलग से कर दिया। तो जो फाइनल स्टेट थी उसको हमने अलग कर दिया, ठीक है, इस तरीके से उसके ऊपर।
अब हम यहाँ पे क्या लेंगे, फाइनल स्टेट लिखेंगे एक तरफ और एक तरफ जो बाकी स्टेट है उनको लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को चेक करेंगे और इसको तब तक यहाँ पे डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि हमारी फाइनल सेट हमको ना मिल जाए। अब फाइनल सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए और बी का कंपैरिजन करते हैं किसके मदद से, टेबल के देख के। तो ए और ए को देखेंगे कि ए और बी के जो हमारे सेट हैं वो सेम उसमें आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी को देखिए, ए और बी है और डी है, क्या वो एक में ही आ रहा है, बी और ए, यहाँ पे बी और ए सेम नहीं आ रहा है। उसके बाद वन देखिए, वन डी और सी ये भी सेम नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये ए और बी अलग नहीं होंगे, एक में लिख रहेंगे। उसके बाद चेक करेंगे हम ए और एफ चेक करेंगे कि ए और ई, ए बी और ई यहाँ पे अलग अलग आ रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे, अलग कर देंगे, एफ को इस वाले ब्रैकेट से अलग करके यहाँ पे एफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इस वाले को चेक करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे तो सी को देखेंगे सबसे पहले, सी है हमारा ई और डी है हमारा ई, ठीक है। तो ये सेम आ सकते हैं और ए वन पे चेक करेंगे तो यहाँ पे भी एफ है और यहाँ पे भी, तो ये सेम नहीं आ जाएगा, सी और डी। उसके बाद सी और ई चेक करेंगे, सी और ई चेक करेंगे तो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी, तो ये सेम नहीं आ रहा है क्योंकि ई इसमें आ रहा है और एफ भी इसमें आ रहा है दूसरे में, यहाँ पे बिल्कुल सेम है तो इसको इसमें लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी अलग नहीं होगा। उसके बाद फिर से एक बार चेक करते हैं कि अब जो हमने अलग किए थे ये स्टेट, उनको और भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सब देखेंगे कि ए बी, अब ए बी को देखेंगे कि ए बी, यहाँ पे ए बी दोनों एक ही उसमें आ रहे हैं तो इसको अलग नहीं करेंगे। उसके बाद एफ तो हमारा ऑलरेडी अलग है और इनको भी हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा फाइनल सेट निकल के आएगा। अब इनसे ही हम कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइज डीएफ। अब यहाँ पे सबसे पहले ए बी को लिखेंगे एफ और सी डी ई, ठीक है। अब सपोज कीजिए हमको ए बी से कहाँ पे जाना है, ए बी, अब सीधे यहाँ पे आ जाओ, ए बी 0, ये हमको कहाँ, ए से हम कहाँ जा रहे थे, बी पे जा रहे थे, कहाँ पे 0, तो ए से हम बी आएंगे 0 पे, तो ये भी साथ नहीं है, तो यहाँ पे इसका लूप लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट कि हम ए से डी पे जा रहे थे 1 के लिए, तो ए से हम डी पे गए यहाँ पे 1 के लिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सी से ई आ रहे हैं, सी से यहाँ पे ई आ गए तो ये एक नहीं है, तो सी से ई का हमने लूप लगा दिया। उसके बाद डी से ई आ रहे हैं तो डी से ई का यही लूप काम करेगा और ई से ई के लिए भी यही लूप काम करेगा 0 वाला, ठीक है। उसके बाद 1 के लिए देखेंगे कि एफ से एफ यहाँ पे 0 पे आ रहे हैं और एफ से 1 के लिए भी 0 पे है, ठीक है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि सी एफ के लिए 1 के लिए जा रहा है यहाँ पे एफ पर, तो 1 के लिए एफ पर आएगा, डी भी जा रहा है एफ के लिए 1 के लिए एफ पर और यहाँ पे ई भी 1 के लिए जा रहा है एफ पर, ठीक है, एफ स्टेट पर। तो इस तरीके से हमने मिनिमाइज यहाँ पे तैयार किया। अब इसको हम देखेंगे इसकी ट्रांजिशन टेबल के साथ, इसकी आपको ट्रांजिशन टेबल बना के आनी है, वहाँ पे ट्रांजिशन टेबल इस तरीके से बनानी है। सबसे पहला स्टेट और जो कि हमको गिवन स्ट्रिंग है 0 1 और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ए बी से हम कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे ए बी पर जा रहे हैं। उसके बाद 1 पे कहाँ पे जा रहे हैं, सी डी ई पर जा रहे हैं, ठीक है, 1 के लिए। अब हम देखते हैं कि एफ के लिए 1 पे कहाँ जा रहे हैं, एफ पर ही, और ए 1 के लिए कहाँ पे जा रहे हैं, एफ पर ही। उसके बाद सी डी के लिए 0 पे जा रहे हैं, सी डी ई के पास ही, और 1 के लिए जा रहे हैं एफ पर। तो इस तरीके से इसका भी ट्रांजिशन टेबल बना लेंगे और यहाँ पे आपको कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। ट्रांजिशन टेबल बना के आना है आपको, जो हमारा रिजल्ट आएगा मिनिमाइज आएगा उसका, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो ये टॉपिक है हमारा लेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पहली यूनिट का, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना आप। तो लेक्स क्या है, लेक्स इज ए प्रोग्राम दैट जनरेट लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। ये क्या जनरेट करता है, लेक्सिकल एनालाइजर को। इट इज यूज्ड टू वाईसीसी पार्सर जनरेटर, ठीक है। ये क्या है, किसका यूज करता है, वाईसीसी पार्सर जनरेटर का यूज करता है। अभी हम आगे देखते हैं। द लेक्स कंपाइलर इज ए टूल, एक टूल है दैट अलो वन टू स्पेसिफाई ए लेक्सिकल एनालाइजर फ्रॉम रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। लेक्स इज ए यूनिक्स बेस्ड टूल दैट जनरेट लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उस पर बेस्ड एक टूल है दैट जनरेट लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्स इज मच फास्टर इन फाइंडिंग टोकन, ये बहुत फास्ट होता है इसके लिए, टोकन को फाइंड करने के लिए, देन हैंड रिटन लेक्स प्रोग्राम इन सी। उसके बाद इनपुट आर स्पेसिफाई लेक्स लैंग्वेज, यहाँ पे ये छोटा सा इसका आपको बना के आना है इस तरीके से। अब हम क्या, सबसे पहले लेक्स सोर्स प्रोग्राम ने लिया lex.l, ठीक है। यहाँ पे इसको लेक्स कंपाइलर में हमने डाला, लेक्स कंपाइलर में डालने के बाद हमको एक सी कोड मिला, ठीक है, जिसको lex.yy.c बोलेंगे, ठीक है। अब हमने इस कोड को लिया, सी कोड को lex.yy.c, ठीक है, उसको सी के कंपाइलर में डाला, तो हमारे पास एक एग्जीक्यूटेबल ऑब्जेक्ट कोड यहाँ पे निकल के आएगा जिसको a.out बोलेंगे हम। तो इसको अब हम इनपुट लेंगे और इसको डालेंगे, उसके बाद जो हमारे पास निकल के आएगा वो आएगा सीक्वेंस ऑफ टोकन, ठीक है। तो ये हमारा इसका प्रोसेस हुआ। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहला है डिक्लेरेशन सेक्शन, तो डिक्लेयर वेरिएबल एंड कंस्टेंट्स, ठीक है, वेरिएबल को और कांस्टेंट को ये डिक्लेयर करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिक्लेयर। यहाँ पे मॉड्यूल्स के साइन लगाने हैं आपको इस तरीके से पार्ट 1 में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है ट्रांजैक्शन रूल। इसमें क्या होता है, रूल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन के रूल होते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी फंक्शन कंटेन मेन फंक्शन, ठीक है, और वाई रैप फंक्शन, ठीक है। इतना यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्स। अब लेक्स के बाद हम देखते हैं फॉर्मल ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर में क्या होता है, फॉर्मल ग्रामर इट इज ए सेट ऑफ रूल, ये क्या है, सेट ऑफ रूल है दैट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रिंग, ठीक है, जो आइडेंटिफाई करता है करेक्ट और इनकरेक्ट स्ट्रिंग को ऑफ टोकन इन ए लैंग्वेज, डिनोटेड बाय जी, मोस्टली यूज्ड इन सिंथेटिक एनालिसिस फेज, ठीक है, उसमें यूज होती है। इसमें 4 टपल होते हैं। सबसे पहला वी है, सेट ऑफ वेरिएबल टी, सेट ऑफ इनपुट एस, स्टार्ट वेरिएबल पी, प्रोडक्शन रूल, ठीक है। तो ये हमारी हुई फॉर्मल ग्रामर, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है कि फॉर्मल ग्रामर क्या है। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, इसको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ के जानी है आपको। एक कॉन्टेक्स्ट फ्री इज CGF is denoted by 4 tuples, G is equals to VEPS, where, sorry, ये epsilon है, V is a finite set of non-terminal or variable, epsilon is a finite terminals, S is a start symbol and an element of set V, P is a finite set of grammar rule और production rule, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा हमने इसका एग्जांपल लिया है। एग्जांपल में क्या लिया है, सबसे पहले E, ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई ब्रैकेट IDPE, यहाँ पे हमने इसको जब लिया तो P इक्वल टू हमारा एक ही ग्रामर बनेगी। सबसे पहले E लिया, E प्लस E किया, ठीक है, प्लस को लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई को लिया, E मल्टीप्लाई बाई E, उसके बाद हमने E को लिया, यहाँ से E आया, उसके बाद हमने ID को लिया, ठीक है। तो हमने छोटी सी ग्रामर बनाई, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, तो अभी और छोटा सा इसको देख लेते हैं कि डेफिनेशन में हमको इसकी क्या लिखना है। डेफिनेशन में आपको कि CGF इज ए फॉर्मल ग्रामर, ठीक है, क्या है, फॉर्मल ग्रामर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, विच इज यूज टू जनरेट, इसका हम यूज करते हैं, यूज टू जनरेट ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए इन गिवन फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है। कैपेबिलिटीज ऑफ CGF देख लीजिए कि CGF इज यूजफुल टू डिस्क्राइब मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, CGF इज कैपेबल टू डिस्क्राइब नेस्टेड स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक बैलेंस, पैरेंथेसिस, ठीक है, मैचिंग, बीइंग एंड, इफ एल्स एंड सो ऑन। इफ द ग्रामर इज
properly designed, then an efficient parser can be constructed automatically। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे CGF कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे अब YCC काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है हमारा, इसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, एग्जाम में काफी बार रिपीट होता है। तो इसमें क्या हम देखते हैं कि येट अनदर कंपाइलर इसकी फुल फॉर्म है। YCC इज द स्टैंडर्ड पार्सर जनरेटर, एक स्टैंडर्ड पार्सर जनरेटर है फॉर यूनिक्स बेस्ड सिस्टम के लिए। ठीक है, YCC जनरेट कोड फॉर पार्सर इन C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, YACC is a tool which generate LALR पार्सर। ठीक है, एक ऐसा टूल है जो जनरेट करता है LALR पार्सर को, इसको हम सिंटैक्स एनालाइजर भी बोलते हैं या पार्सर। इट इज अ सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, जो हमने पढ़ा था, सेकंड फेज होता है कंपाइलर का। ठीक है, विच टेक इनपुट एज टोकन, जो हमारा इनपुट लेता है टोकन को इनपुट लेता है एंड जनरेट करता है सिंटैक्स पार्स ट्री, या आप सिंटैक्स ट्रीज को बोल सकते हो, उसको जनरेट करता है। तो अब हम इसका एक और देख लेते हैं कि क्रिएट एन इनपुट आउटपुट ट्रांसलेटर विद YACC। तो सबसे पहले YCC स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट.y, सबसे पहले YCC कंपाइलर में डाला हमने इसको, फिर यहाँ पे एक इसका C कोड जनरेट किया, उस C के कोड को हमने फिर लिया और उसको एक C कंपाइलर में डाला, और फिर हमारे पास एक क्या हुआ, LALR पार्सर जनरेट। ठीक है, उसके बाद हमने इसको यहाँ पे a.out इनपुट लिया है और फिर उसका आउटपुट निकाला a.out से। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ YCC सोर्स प्रोग्राम, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टेक कोड और वेरिएबल डिक्लेरेशन में, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, बिल्कुल भी। उसके बाद रूल कंपलसरी है इसके, स्पेसिफाई द ग्रामर रूल। ठीक है, उसके बाद सप्लीमेंट्री कोड, इसमें क्या होता है, ऑर्डिनरी कोड सी दैट वी वांट टू कोड या सी फंक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे YCC का। अब एक डायग्राम और देख लीजिए इसका, सॉरी मैं आपको यहाँ पे इसका एक डायग्राम और दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम कैसे कैसे इसको यूज करते हैं। 1 सेकंड प्लीज, देखिए। ठीक है, हाउ YACC वर्क विद लेक्स, तो उसका एक यहाँ पे डायग्राम है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले हमने लेक्स लिया, लेक्सिकल रूल ने यहाँ पे इनपुट लिया और इसको यहाँ पे टोकन्स में कन्वर्ट किया सोर्स कोड को। उसके बाद यहाँ पे लिया पार्सर ने, या हम इसको सिंटैक्स स्पेस भी बोल सकते हैं, इसने क्या किया, इसको पास्ट आउटपुट या पास्ट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पे यूज होती हैं लेक्सिकल रूल लेक्स, और यहाँ पे क्या यूज हुआ, YACC ग्रामर रूल्स। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, या एक और अलग से डायग्राम बना सकते हो ये वाला। ठीक है, ये डायग्राम किस काम आते हैं, इनसे एग्जामिनर खुश होकर आपको मार्क्स देता है। डायग्राम जितने ज्यादा आप हो सके एग्जाम में बना के आओ, खुद से भी बना दो, अपने खुद से कुछ भी समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है मैं डायग्राम बना सकता हूँ, इसका डायग्राम से समझा दो थ्योरी भी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एग्जामिनर डायग्राम देख के वहाँ पे पढ़ लेगा, अगर कोई आपको चीज जाती है, और डायग्राम पे वो मार्क्स अच्छे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री, ये क्या होता है इसके ऊपर पढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे BNF नोटेशन। अब ये डेरिवेशन ट्री और पास्ट ट्री फॉर CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए यहाँ पे 4 हमने टपल्स लिए। इज ए ट्री स्पेसिफाई द फॉलोइंग, सबसे पहला, एवरी नोड हैज ए लेबल विच इज ए वेरिएबल और टर्मिनल और नल। ठीक है, द रूट हैज ए लेबल S, द लेबल ऑफ एन इंटरनल नोड इज ए वेरिएबल, ए नोड इज ए लीफ इफ इट्स लेबल इज ए टर्मिनल ऑन एप्सिलॉन, इसको नल भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ पास्ट ट्री फॉर, यहाँ पे इस रिजल्ट के लिए बाय गिवन ग्रामर है हमको ये, तो इसके लिए हमको एक पास जनरेट करना है। सबसे पहले हमने क्या लिया, ई को लिखा, ई से हमको लिया ई प्लस ई से हमारा रिजल्ट आया ID, उसके बाद ई को लिया ई मल्टीप्लाई बाय ई, उसके बाद ID और ID, तो हमारे पास जो इसका रिजल्ट आएगा ID जो हमको रिजल्ट यहाँ पे पार्ट का जनरेट करने के लिए बोला गया था इस ग्रामर से, वो हमारा आ चुका है। ठीक है, अब इसको फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसको देख लेते हैं एक बार। वी अप्लाई ए प्रोडक्शन ओनली टू द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल, जब लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल पे हम प्रोडक्शन को अप्लाई करते हैं एट एवरी स्टेप, तो वहाँ पे हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन यूज होता है। सबसे पहले हमने ग्रामर ले ली, ग्रामर के बाद हमने क्या किया, सबसे पहला इसको लिया, तो सबसे हम पहले ई को करेंगे, तो सबसे पहले लेफ्ट वाला करेंगे, लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल। ठीक है, उसको प्रोडक्शन करेंगे, तो ID हुआ, फिर प्लस ई, उसके बाद ई का फिर से प्रोडक्शन हुआ, ई मल्टीप्लाई बाई ई, फिर पहले लेफ्ट वाले का किया ID, उसके बाद मल्टीप्लाई ई, सबसे बाद में करेंगे, सबसे जो राइट में हुआ उसका, सबसे पहले लेफ्ट से स्टार्ट हुआ। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एट एवरी स्टेप, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे वही जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं आगे आता है हमारा राइट मोस्ट डेरिवेशन, इसमें उधर से हमने लेफ्ट से किया था, इधर राइट वाला करना है। सबसे पहले ID, तो सबसे पहले हमने लिया ई मल्टीप्लाई बाई ई। ठीक है, ई मल्टीप्लाई बाई ई और प्लस के ई। ठीक है, ई प्लस ई, उसके बाद हमने जो सबसे बाद में था राइट वाला, उसको पहले ID बनाया। ठीक है, उसके बाद ई को ID बनाया, उसके बाद सबसे लास्ट वाले को यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि वी अप्लाई द प्रोडक्शन ओनली टू द राइट मोस्ट वेरिएबल एट एवरी स्टेप। ठीक है, रिजल्ट हमारा वही आएगा ID मल्टीप्लाई ID प्लस ID। ठीक है, अब देखते हैं सबसे मोस्ट एंड इंपोर्टेंट चीज इसकी एम्बिग्यूटी। ठीक है, ए ग्रामर इज सेड टू बी एम्बिगुअस इफ देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन राइट मोस्ट डेरिवेशन और मोर देन वन पास्ट ट्री फॉर द गिवन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, अगर हमारे पास 2 डेरिवेशन है किसी की, यहाँ पे एक ये हो गई और एक ये हो गई। ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, एम्बिगुअस, देयर एग्जिस्ट मोर देन वन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, और एक राइट मोस्ट डेरिवेशन, ठीक है, और मोर देन वन पास्ट ट्री ऑफ गिवन इनपुट स्ट्रिंग। ठीक है, इन पे ये दोनों एक्सेप्ट हो रही हैं, तो वो क्या है, एम्बिगुअस ग्रामर है। ठीक है, इफ द ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस इज कॉल्ड अनएम्बिगुअस, अगर ये एम्बिगुअस नहीं है तो उसको बोलेंगे हम अनएम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं BNF नोटेशन। BNF नोटेशन इज ए मेटा लैंग्वेज, ए लैंग्वेज डिस्क्राइब द अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेज को डिस्क्राइब करती है, मेटा लैंग्वेज उसको बोलते हैं। ठीक है, डेवलप बाय जॉन बैकस एंड पीटर नोर, इट स्टैंड फॉर बैकस नोर फॉर्म। इट इज ए नोटेशन टेक्निक फॉर CGS। द BNF स्पेसिफाई एज, पहले सिंबल लेंगे, फिर डबल कोलन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन, फिर एक्सप्रेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा, वेयर सिंबल इज ए नॉन टर्मिनल, एक्सप्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। अब इसको एग्जांपल से देखेंगे, आपको अच्छा समझ जाएगा। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया, नंबर लिया हमने। ठीक है, नंबर में क्या लिया, डिजिट आएंगे, डिजिट, तो सबसे पहले जब हम डिजिट को लेंगे यहाँ से, डिजिट आएंगे 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक। उसी तरह हम वर्ड भी ले सकते हैं, वर्ड में क्या आएंगे हमारे, लेटर आएंगे। लेटर क्या आएंगे, लेटर आया सबसे पहले, लेटर
कोलन डबल कोलन इज इक्वल्स टू ए बी सी डी और वो चलेंगे हमारे जेड तक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सिंपल 2 लाइन में वो डेफिनेशन जो कि आपको करीब 5 नंबर में आ जाए, तो इसको ही ऊपर वाली लाइन से ही यहाँ पे आप बढ़ा के लिख सकते हो और अच्छे से बता के लिख सकते हो कि क्या है। बीएनएफ इज ए फॉर्मल मैथमेटिकल वे टू स्पेसिफाई कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, एक मैथमेटिकल वे है जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को स्पेसिफाई करता है। बीएनएफ इज ए मेटा लैंग्वेज, जो हमने पहले लाइन में ही पढ़ा था कि बीएनएफ इज ए प्रीशियस एंड अनएम्बिगुअस बीएनएफ ग्रामर यूज टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स, ठीक है। तो इतनी बात अब आपको समझ आ गई होगी। अब हमने यहाँ पे लगभग सारे टॉपिक जो हमारे फर्स्ट यूनिट के थे कवर कर लिए हैं, ठीक है। एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस ग्रामर भी देख ली, रेगुलर एक्सप्रेशन भी, वाईसीसी भी, क्रॉस कंपाइलर भी, एनएफए डीएफए और सीजीएस भी, फेजेस भी देख लिया, फेजेस ऑफ कंपाइलर, ठीक है। बूट स्ट्रैपिंग भी देख ली, ठीक है। उसके बाद एक तो टॉपिक रह गया स्टैक एलोकेशन एंड हीप एलोकेशन, इसको हम लास्ट वाली यूनिट 5 में कराएंगे, ठीक है। उसके बाद ये शायद उसी का क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, ठीक है। डेरिवेशन एंड पार्स ट्री, ठीक है, इसको भी हमने देख लिया है, ठीक है। लेक्सिकल एनालाइजर जनरेटर, ठीक है, ये मैंने वहाँ पे बता दिया था, ठीक है। उसी को आप और एडवांस वे में लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना यहाँ पे आपके लिए कंपलसरी है कि इतना तो लगभग आप इस पहले यूनिट को तैयार कर रहे हैं तो करके जाएं। और अगर आपको टाइम मिलता है तो इससे अलग भी काफी सारे टॉपिक हैं जो कि आप पढ़ के जा सकते हैं, आप क्वांटम में जाके देख सकते हैं। काफी सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप आइडिया ले सकते हो अगर आपके ये वाले टॉपिक अच्छी तरह तैयार हैं, ठीक है। पहले इनको तैयार करना, बाद में और दूसरे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना। अब मैं आपके लिए जो ईजी यूनिट है लगभग उनको पहले लाने की कोशिश करूंगा, जैसे कि 5 यूनिट है और 4th यूनिट है, क्योंकि ये सिंपल यूनिट है, क्योंकि सेकंड यूनिट थोड़ी सी हार्ड है, इसमें न्यूमेरिकल है ज्यादा, ठीक है। इसमें आपको टाइम लगेगा अगर मैं वन शॉट में पढ़ाऊंगा तो, ठीक है। अगर मेरे पास टाइम रहा मिला तो मैं इसको सेकंड को पढ़ाऊंगा, वरना थ्योरी वाली यूनिट में आपको लगभग कवर करा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।